मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है एहसास। रिया और अर्जुन की शादी को अभी सिर्फ 3 महीने ही बीते थे। दिल्ली के एक शांत और हरा भरा इलाके ग्रीन पार्क सोसाइटी में उनका छोटा सा लेकिन सुंदर 2 बेडरूम का फ्लैट था। सोसाइटी के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। सुबह शाम पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती थी और दूर कहीं से ट्रैफिक की हल्की हल्की आवाज आती थी। ये जगह इतनी शांत थी कि यहाँ रहने वाले ज्यादातर परिवार सुबह की चाय बालकनी में बैठकर पीते थे और शाम को बगीचे में टहलते थे। रिया इस नए घर में आई थी तो शुरुआत में उसे सब कुछ सपनों जैसा लगा था। शादी के दिन उसने लाल बनारसी साड़ी पहनी थी, हाथों में मेहंदी लगवाई थी और अर्जुन के साथ फेरे लेते वक्त उसकी आंखों में सिर्फ खुशी ही खुशी थी। हनीमून गोवा के समुद्र किनारे बीता था, जहां वे दोनों रोज सुबह नाश्ते के बाद समुद्र तट पर घूमते, शाम को कैंडल लाइट डिनर करते और रात को बालकनी में बैठकर सितारे देखते थे। रिया को लगता था कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है और अर्जुन सिर्फ उसका है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, हकीकत सामने आने लगी। रिया अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसके पिता रमेश एक सरकारी बैंक में मैनेजर रह चुके थे और माँ शालिनी गृहिणी थी। बचपन से ही रिया को घर में हर तरह की सुविधा और खूब प्यार मिला था। अगर उसे कोई खिलौना चाहिए होता तो पापा तुरंत बाजार से ले आते। स्कूल में कोई दोस्त उससे लड़ जाता तो माँ स्कूल जाकर शिकायत करती। कॉलेज के दिनों में भी रिया की हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी होती थी। उसे कभी कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई थी, न तो रसोई का काम, न कपड़े धोना, न घर की सफाई। माँ शालिनी हमेशा कहती थी, मेरी लाडली है, इसे क्यों थकाऊं। इसी वजह से रिया का स्वभाव जिद्दी, थोड़ा स्वार्थी और अधिकारपूर्ण हो गया था। उसे लगता था कि दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। शादी के बाद भी यही सोच उसके साथ आई। अब वो मानती थी कि अर्जुन की पूरी दुनिया में सिर्फ उसका ही हक है। कोई और, चाहे वो उसकी सास सरिता ही क्यों न हो, उस हक में दखल नहीं दे सकती। अर्जुन एक सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर था। उसकी नौकरी अच्छी थी, लेकिन काम का बोझ भी काफी था। सुबह 7 बजे वो उठता, व्यायाम करता, नहाता और फिर ऑफिस के लिए निकल जाता। शाम को 6-7 बजे घर लौटता। पहले कुछ हफ्तों में सब ठीक चलता रहा। रिया नई बहू के रूप में घर की देखभाल करने की कोशिश करती। सरिता, जो अर्जुन की माँ थी, उसे बहुत प्यार से सिखाती। सरिता की उम्र 60 के आसपास थी। वे सुबह जल्दी उठकर पूजा करती, फिर रसोई संभालती और शाम को कभी कभी पड़ोस की महिलाओं के साथ टहलने जाती। वे हमेशा मुस्कुराती रहती और रिया को अपनी बेटी समझती। लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातें रिया को खटकने लगीं। एक शाम की बात है। अर्जुन थका हारा ऑफिस से लौटा। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। उसने जूते उतारे, हाथ धोए और सीधे हॉल में सोफे पर बैठी सरिता के पास जाकर बैठ गया। माँ, आज ऑफिस में क्या तनाव था। एक क्लाइंट ने पूरी प्रेजेंटेशन ही रिजेक्ट कर दी। सरिता ने उसका सर सहलाया और कहा, बेटा थोड़ी देर आराम करो, चाय बनाती हूँ। रिया किचन में खड़ी ये सब देख रही थी। उसका मन खराब हो गया। उसे लगा कि अर्जुन को सबसे पहले उसके पास आना चाहिए था। वो किचन से बाहर आई और बोली, अर्जुन, तुम पहले मेरे पास क्यों नहीं आए? मैं भी तो दिन भर अकेली रहती हूँ। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, रिया, माँ से सिर्फ 2 मिनट बात कर रहा हूँ, तुम्हारे पास बाद में आता हूँ। लेकिन रिया को ये जवाब पसंद नहीं आया। वो मुंह फुलाकर अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन फिर वही हुआ। अर्जुन ऑफिस से लौटा तो सरिता ने कहा कि आज मंदिर में विशेष पूजा है, चलो साथ चलें। अर्जुन ने हाँ कह दी। रिया ने विरोध किया, आज मैंने डिनर का प्लान बनाया था, तुम मंदिर क्यों जा रहे हो? अर्जुन ने समझाया, रिया, माँ के साथ जाना जरूरी है, कल मैं तुम्हारे साथ बाहर घूमने चलूंगा। लेकिन रिया का गुस्सा नहीं गया। वो सोचने लगी कि क्यों अर्जुन की माँ हर बात में बीच में आ रही हैं। उसे लगता था कि अब शादी हो गई है तो अर्जुन की दुनिया सिर्फ उसकी होनी चाहिए, माँ का साथ छोड़ना चाहिए। धीरे धीरे ये छोटी बातें बड़ी होने लगी। एक बार अर्जुन की मौसी आई। सरिता ने उन्हें घर बुलाया। पूरे दिन मौसी के साथ बातें हुई, हंसी मजाक हुआ। रिया को ये अच्छा नहीं लगा। वो सोचती कि अर्जुन का समय उसका है, किसी मौसी या रिश्तेदार का नहीं। शाम को जब अर्जुन मौसी के साथ बैठा था तो रिया ने कहा, अर्जुन, मुझे सिरदर्द हो रहा है, तुम मेरे पास बैठो। अर्जुन ने कहा, थोड़ी देर रुक जाओ, मौसी जा रही हैं। रिया ने कमरे में जाकर दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया।
रिया की माँ शालिनी इन बातों की वजह से और भड़काती थी। रिया जब भी फोन करती, माँ आज फिर वही हुआ, अर्जुन माँ के पास बैठ गया, मुझे बिल्कुल बुरा लगता है। शालिनी कहती, बेटी मैं तो कहती हूँ तुम्हारी सास को समझ आना चाहिए कि अब बहू आ गई है, दामाद की जिंदगी अब पति पत्नी की है, उन्हें बीच में नहीं आना चाहिए। वे बीमारी का बहाना बनाकर ध्यान खींच रही हैं, हर वक्त दर्द की बात करती हैं ताकि अर्जुन उनके पास रहे। रिया सुनती और सोचती कि माँ सही कह रही हैं। शालिनी आगे कहती, तुम्हारी सास एक नंबर की नाटकबाज हैं, तुम्हें सख्ती से कहना चाहिए कि अब उनकी दुनिया अलग है। एक दिन सरिता की तबीयत थोड़ी खराब हुई, वे सिरदर्द की शिकायत करने लगीं। अर्जुन ने उन्हें आराम करने को कहा और खुद चाय बनाकर लाया। रिया ने देखा तो उसका मन जल उठा, वो सोचने लगी कि ये सब ड्रामा है। शाम को उसने शालिनी को फोन किया, माँ आज माँ जी फिर बीमार हो गईं, अर्जुन पूरा समय उनके पास बिताया, मुझे कुछ नहीं पूछा। शालिनी बोली, देखा ना मैंने कहा था, वे जानबूझकर ऐसा करती हैं, तुम्हें उन्हें समझाना चाहिए कि अब उनका बेटा शादीशुदा है। ऐसे कई दिन गुजरे। रिया हर छोटी बात पर नाराज होती, कभी अर्जुन माँ के साथ मंदिर गया तो झगड़ा, कभी रिश्तेदार से मिलने गया तो झगड़ा, घर का माहौल बिगड़ने लगा। सरिता चुपचाप सहती, वे रिया को समझाती लेकिन रिया नहीं मानती। अर्जुन को दोनों तरफ से तनाव होने लगा, वो सोचता कि कैसे ये समस्या सुलझे। रिया की जिद बढ़ती जा रही थी, उसे लगता था कि उसका हक सबसे ऊपर है। इस तरह 3 महीनों में छोटी छोटी दरारें घर की नींव में आ गईं। रिया सोचती कि वो सही है, लेकिन घर की शांति धीरे धीरे खत्म हो रही थी। सरिता की मुस्कान कम होती जा रही थी और अर्जुन के कंधों पर बोझ बढ़ता जा रहा था। रिया की माँ शालिनी का फोन हर दिन आता और हर बात को बढ़ावा देता। इस तरह नए घर की खुशियां धुंधली पड़ने लगी। दिसंबर की शुरुआत दिल्ली में हमेशा एक अलग ही ठंड लेकर आती है। हवा में नमी कम हो जाती है, लेकिन सर्दी इतनी गहरी घुस जाती है कि सुबह उठते ही कंबल से निकलना मुश्किल लगता है। ग्रीन पार्क सोसाइटी के पार्क में अब सुबह की वॉक करने वाले कम हो गए थे। ज़्यादातर लोग घर के अंदर ही रहना पसंद करते थे। बालकनियों में छोटे छोटे हीटर लग जाते थे और शाम को लोग चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े या सूप का मज़ा लेते थे। सोसाइटी के गेट पर लगे गार्ड भी अब मोटे स्वेटर और मफलर में लिपटे नजर आते थे। अर्जुन की कंपनी में भी मौसम के साथ काम का बोझ बढ़ गया था। नया क्लाइंट प्रोजेक्ट आया था, एक बड़े बैंक का मोबाइल ऐप अपग्रेड। मीटिंग सुबह से शाम तक चलती और कई दिन तो रात 9-10 बजे तक ऑफिस से निकलना पड़ता। लेकिन घर पहुंचते ही अर्जुन की सारी थकान एक पल में उतर जाती जब वो अपनी माँ सरिता को देखता। सरिता पिछले कुछ हफ्तों से ज़्यादा थकी थकी दिख रही थी। पहले तो अर्जुन को लगा कि शायद मौसम की वजह से है, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातें नजर आने लगी। सुबह उठकर वे पहले की तरह तेजी से काम नहीं करती थीं। चाय बनाते वक्त हाथ हल्के कांपते थे। कभी कभी वे सोफे पर लेट जाती और आंखें बंद करके आराम करती। उनकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे पड़ गए थे, चेहरा थोड़ा पीला सा लगता। अर्जुन ने कई बार पूछा, माँ डॉक्टर के पास चले, कुछ जांच करवा ले। सरिता हर बार हंसकर टाल देती, अरे बेटा उम्र हो गई है, थोड़ी कमजोरी तो होगी ही, दवा खा रही हूँ, ठीक हो जाऊंगी, तू टेंशन मत ले। लेकिन अर्जुन का मन नहीं मानता था। वो जानता था कि माँ कभी अपनी तकलीफ नहीं बताती। बचपन से ही वे सब कुछ चुपचाप सह लेती थीं। पिता के गुजरने के बाद से अकेले ही घर संभाला था। अब भी वे बहू के आने के बाद भी रसोई, सफाई, कपड़े सब संभालती। अर्जुन को लगता था कि शायद अब माँ को आराम की ज़रूरत है, लेकिन सरिता कहती, बहू आई है, अब मैं आराम कर लूँ तो क्या कहेंगे लोग। उस बुधवार की दोपहर अर्जुन को ऑफिस में एक मीटिंग के बीच फ़ोन आया। नंबर माँ का था। उसने तुरंत उठाया, हाँ माँ बोलो। सरिता की आवाज़ कमज़ोर थी, बेटा कुछ नहीं, बस सिर में दर्द हो रहा है, दवा खा ली है, तू काम कर। अर्जुन ने कहा, माँ मैं जल्दी आ रहा हूँ। लेकिन मीटिंग खत्म होने में 2 घंटे और लग गए। शाम 5:20 पर वो घर पहुँचा। गाड़ी पार्किंग में लगाई, लिफ्ट ली और घर का दरवाज़ा खोला। अंदर से हल्की खांसी और सिसकी जैसी आवाज़ आ रही थी। अर्जुन ने जूते उतारे और तेज़ी से हॉल में पहुंचा। सरिता सोफे पर लेटी थीं। उनका चेहरा पीला पड़ गया था, माथे पर पसीने की बूंदें थीं। हाथ में पानी का गिलास था, लेकिन वे पी नहीं पा रही थीं। गिलास कांप रहा था। अर्जुन घबरा गया, माँ क्या हुआ, इतनी बुरी हालत क्यों है? उसने जल्दी से गिलास लिया, सरिता के माथे पर हाथ रखा। तेज बुखार था। सरिता ने धीमी आवाज़ में कहा, बेटा सुबह से सिर बहुत दर्द कर रहा है, छाती में भारीपन है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बस थोड़ा लेट जाऊं तो ठीक हो जाऊंगी।
अर्जुन का दिल धक से रह गया। उसने तुरंत डॉक्टर वर्मा को फोन किया। डॉक्टर वर्मा सरिता के पुराने डॉक्टर थे। 15 साल से ज्यादा समय से परिवार को देखते थे। सर, माँ की हालत खराब है, बुखार तेज है, सिर दर्द, छाती में दर्द, तुरंत लाऊं? डॉक्टर ने कहा, हाँ अर्जुन, अभी लाओ। शाम 7 बजे तक क्लिनिक खुला है, अगर जरूरत पड़ी तो सीधे अस्पताल भेज देंगे। अर्जुन ने फोन रखा और सरिता को सहारा देकर उठाया। माँ, तैयार हो जाइए, डॉक्टर के पास चलते हैं। सरिता ने विरोध किया। अरे बेटा, इतनी शाम को रिया क्या कहेगी? वो तैयार होकर बैठी होगी। अर्जुन ने कहा, रिया समझ जाएगी, आपकी सेहत सबसे पहले है। उसने सरिता को उनके कमरे में ले जाकर शॉल ओढ़ाई, दवा का बैग तैयार किया और कार की चाबी ली। तभी रिया तैयार होकर हॉल में आई। नीली सलवार सूट में वो बहुत सुंदर लग रही थी। बाल खुले थे, हल्का मेकअप, होंठों पर हल्का गुलाबी लिपस्टिक, हाथ में पर्स और मोबाइल था। वो मुस्कुराकर बोली, अर्जुन तुम आ गए, जल्दी तैयार हो जाओ ना, माँ ने आज रात खाने पर बुलाया है। मैंने कहा था कि हम 7 बजे तक पहुंच जाएंगे। उन्होंने स्पेशल बिरयानी बनवाई है, मेरी फेवरेट। अर्जुन का चेहरा गंभीर था। उसने कहा, रिया आज नहीं जा पाएंगे, माँ की तबीयत बहुत खराब है, बुखार है, छाती में दर्द है, मुझे उन्हें अभी डॉक्टर के पास ले जाना है। रिया का चेहरा पल भर में बदल गया, मुस्कान गायब, भौहें सिकुड़ गईं। क्या मतलब? फिर से? कल भी तो यही बहाना था। माँ जी ठीक है ना, बस थोड़ा सिर दर्द होगा। उसने सरिता की तरफ देखा, जो अब भी सोफे पर लेटी कमजोर मुस्कान दे रही थी। सरिता बोली, बेटी सच में बहुत दर्द है, लेकिन तुम दोनों जाओ, मैं अकेले कैब लेकर चली जाऊंगी। लेकिन अर्जुन ने सख्ती से कहा, नहीं माँ, आप अकेले कहीं नहीं जाएंगी। रिया, अगर तुम्हें जाना है तो मायके चली जाओ, मैं माँ को लेकर जा रहा हूँ। रिया का गुस्सा फूट पड़ा। उसने पर्स सोफे पर जोर से पटका। ये रोज का ड्रामा है, हर बार जब हम कहीं प्लान करते हैं तभी माँ जी बीमार हो जाती हैं। क्या ये संयोग है या सोची समझी प्लानिंग? मैं थक गई हूं इस सब से। अर्जुन स्तब्ध रह गया। रिया, क्या बोल रहे हो? माँ दर्द से करहा रही हैं, डॉक्टर ने कहा है तुरंत दिखाना जरूरी है। रिया ने हाथ हिलाकर कहा, डॉक्टर डॉक्टर लगे रहते हो, बुढ़ापे में थोड़ी बहुत तकलीफ तो होगी ही, इसका मतलब ये थोड़े हैं कि हम अपनी जिंदगी जीना छोड़ दें। माँ ने कल फोन किया था, बड़े प्यार से बुलाया था, खास डिशें बनवाई थी, मेरी फेवरेट मटन बिरयानी। अब अगर हम नहीं गए तो उनका दिल कितना टूटेगा। तुम्हें उनकी फिक्र नहीं है, सिर्फ अपनी माँ की। अर्जुन ने गहरी सांस ली। रिया, माँ की सेहत मेरे लिए सबसे पहले है। तुम्हारी माँ का दिल टूटेगा तो मैं बाद में जाकर समझा लूंगा, माफी मांग लूंगा, लेकिन अगर माँ को कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। रिया अब पूरी तरह भड़क चुकी थी। उसने सरिता की तरफ देखकर कहा, माँ जी, आप सच में इतनी कमजोर हो गई हैं या बस ध्यान खींचना चाहती हैं? जब देखो तब कोई ना कोई बीमारी, कभी सिर दर्द, कभी कमर दर्द, कभी छाती में दर्द। क्या ये सब मेरे और अर्जुन के बीच आने के लिए नहीं है? आप नहीं चाहती कि हम कहीं साथ जाएं, है ना? सरिता की आंखें नम हो गईं। वे कुछ बोल नहीं पाईं, बस चुपचाप आंसू बहने लगे। अर्जुन का खून खौल उठा। उसने तेज आवाज में कहा, रिया बस करो, अपनी जुबान पर लगाम रखो। माँ को ड्रामेबाज कहने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? माँ ने आज तक हमारे किसी प्लान में रुकावट नहीं डाली, कभी नहीं रोका कि कहीं मत जाओ। फिर तुम उनके बारे में ऐसी घटिया बातें कैसी सोच सकती हो? रिया ने आंखें लाल करके जवाब दिया, क्योंकि मैं सच देख रही हूं। तुम्हारी माँ जानबूझकर ऐसा करती हैं। वे नहीं चाहती कि हम खुश रहें, वे चाहती हैं कि तुम हमेशा उनके पास रहो, उनकी सेवा करो। मैं थक गई हूं इस रोज के झगड़े से। झगड़ा बढ़ता जा रहा था। आवाजें इतनी ऊंची हो गईं कि पड़ोस के फ्लैट से भी सुनाई देने लगी। सरिता ने कांपते हाथों से सोफे का सहारा लिया और धीरे धीरे उठने की कोशिश की। बेटा, बहू, मत लड़ो मेरी वजह से। लेकिन रिया ने बीच में टोक दिया, माँ जी, अब आप महान बनने की कोशिश मत कीजिए। आपकी वजह से ही तो सब हो रहा है। आपकी बीमारी के बहाने से हमारा हर प्लान चौपट हो जाता है। अर्जुन अब और नहीं सह सका। उसने रिया की तरफ देखकर कहा, रिया, अगर तुम्हें लगता है कि माँ ड्रामा कर रही हैं तो ठीक है, लेकिन मैं उन्हें अस्पताल ले जा रहा हूँ। तुम जहाँ जाना चाहो जाओ। रिया ने गुस्से में अलमारी खोली, कुछ कपड़े टॉयलेटरीज बैग में डाले और बोली, ठीक है, मैं जा रही हूँ मायके, तुम अपनी माँ के साथ रहो।
मुझे यहाँ रहकर रोज अपमान और ड्रामा सहना नहीं है। उसने बैग कंधे पर लटकाया, दरवाजा खोला और तेज कदमों से बाहर निकल गई। सीढ़ियों पर उसके जूतों की ठक ठक सुनाई दी। अर्जुन उसे रोकने नहीं गया, वो बस हक्का बक्का खड़ा रहा। सरिता रो पड़ी। बेटा, क्यों जाने दिया? जा रोक ले, वो गुस्से में है, कहीं कुछ हो ना जाए। अर्जुन ने माँ के कंधे पर हाथ रखा। नहीं माँ, आज उसे जाने देना जरूरी है। वो खुद गई है, हमने नहीं निकाला, पहले आपकी देखभाल। उसने सरिता को सहारा दिया, कार में बिठाया और अस्पताल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में ट्रैफिक था। लाल बत्ती पर रुकते हुए अर्जुन सोचता रहा, ये सब कब तक? रिया की जिद क्यों इतनी बढ़ गई? क्या वो कभी समझेगी कि माँ सिर्फ माँ है, कोई प्रतिद्वंदी नहीं? सरिता चुप रही। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे कुछ नहीं बोली। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर वर्मा ने जांच की। ब्लड प्रेशर 160/100 था। बुखार 101.2 डिग्री। ईसीजी कराई गई। हल्का इशारा था कि स्ट्रेस ज्यादा है। डॉक्टर ने कहा, अर्जुन, ज्यादा चिंता की बात नहीं, लेकिन आराम चाहिए, दवाइयां लेनी होंगी। घर पर ही रखो, लेकिन कल फिर दिखाना। अर्जुन ने दवाइयां ली, माँ को घर लाया, बिस्तर पर लिटारा, दवा खिलाई, पानी रखा और कंबल ओढ़ाया। सरिता थक कर सो गई। अर्जुन हॉल में बैठा रहा, मन में तूफान था। फिर उसने गाड़ी निकाली और रिया के मायके की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वो सोचता रहा, ये सब कब तक चलेगा? क्या रिया कभी समझेगी? मायके पहुंचते पहुंचते रात के 9:30 बज गए थे। दरवाजा शालिनी ने खोला। चेहरा तल्ख था। अरे दामाद जी, आ गए? बहू को अकेले भेज दिया और अब आए हो? अंदर रिया सोफे पर मुंह खुलाए बैठी थी, आंखें लाल थीं। शालिनी ने तंज कसा। शादी को 3 महीने भी नहीं हुए और बहू को लावारिस छोड़ दिया, क्या तरीका है? अर्जुन ने शांति से कहा, माँ जी, माँ की तबीयत बहुत खराब थी, डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी था। मैंने उन्हें जांच करवाई, दवा दी, अब वे सो रही हैं। शालिनी ने कहा, बुढ़ापे में बीमारी तो आएगी ही, हम भी तो पति की देखभाल करते हैं, इतना ड्रामा क्यों? रिया की छोटी छोटी खुशियां भी नहीं देखी जा सकती? अर्जुन चुप रहा। उसके मन में तूफान था। रात भर वो सोचता रहा। अगले दिन एक नई शुरुआत होनी थी, एक ऐसा सबक जो रिया को रिश्तों की असली कीमत, जिम्मेदारी और संतुलन समझाए। रिया के मायके की ओर जाते हुए अर्जुन की गाड़ी लखनऊ की सड़कों पर सरपट दौड़ रही थी। दिसंबर की रात गहरी हो चुकी थी। सड़कें लगभग खाली थीं। सिर्फ कुछ देर रात की शिफ्ट खत्म करके घर लौटते लोग और ठंड से ठिठुरते हुए चाय की दुकानों पर बैठे लोग नजर आ रहे थे। गोमती नगर का इलाका पहुंचते पहुंचते रात के 10 बज चुके थे। रिया के घर के बाहर गाड़ी रुकते ही लाइट जल उठी। मुख्य द्वार पर शालिनी खड़ी थी, सिर पर दुपट्टा ओढ़े, चेहरा तनाव से सख्त। दरवाजा खुलते ही उनकी नजर अर्जुन पर पड़ी। आ गए दामाद जी? आवाज में तीखापन था। बहू को अकेले टैक्सी में भेज दिया और अब आए हो, क्या तरीका है ये? शादी को 3 महीने भी पूरे नहीं हुए और इतनी जल्दी घर में कलह। रिया अंदर रो रही है। अर्जुन ने जूते उतारे, हाथ जोड़े और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोला, माँ जी नमस्ते, मुझे माफ करना, लेकिन माँ की हालत सच में बहुत नाजुक थी। सुबह से बुखार चढ़ा हुआ था, 101 डिग्री से ऊपर। छाती में भारीपन, सांस फूल रही थी, सिर दर्द इतना तेज कि वे उठ नहीं पा रही थी। मैंने डॉक्टर वर्मा से बात की, शाम को ही क्लिनिक में जांच करवाई। ब्लड प्रेशर हाई निकला, 160/100। इंजेक्शन दिया, दवाइयाँ लिखी। अब वे घर पर आराम कर रही हैं। मैं उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकता था। शालिनी ने भौहें चढ़ाईं और हाथ हिलाकर बोली, अच्छा जी, तो बुढ़ापे में बीमारी आएगी ही ना, ये कोई नई बात थोड़े है। हमारे यहाँ भी तो पापा जी अक्सर अस्वस्थ रहते थे, हमने कभी इतना ड्रामा नहीं किया। बाहर जाने का प्लान बनता था तो टाल देते थे, लेकिन बहू की खुशी के लिए नहीं। रिया ने कितने चाव से तैयार हुई थी, मैंने खुद फोन करके बुलाया था। स्पेशल मटन बिरयानी मंगवाई थी, रिया की फेवरेट, शहर के सबसे अच्छे ढाबे से। मिठाई भी लाई थी, रसगुल्ले और गुलाब जामुन। सब बेकार हो गया। तुम्हें अपनी पत्नी की छोटी छोटी खुशियां भी नहीं दिखती? अर्जुन का मन भर आया। एक तरफ उसकी माँ अस्पताल के बिस्तर पर दर्द से करहा रही थी, डॉक्टर की दवा का असर होने का इंतजार कर रही थी, और यहाँ उसकी सास को सिर्फ खाने पीने, मिठाई और बाहर घूमने की चिंता सता रही थी। उसे याद आया कि रिया ने कितनी बार सरिता की बीमारी को नाटक कहा था,
रोज का ड्रामा, ध्यान खींचने का तरीका, हमारी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती, ये शब्द रिया के मुंह से निकले थे। और अब वही शब्द, वही भाव उसकी मां शालिनी के मुंह से सुनाई दे रहे थे। दोहरा मापदंड इतना साफ था कि छिप नहीं रहा था। लेकिन अर्जुन ने गुस्सा नहीं दिखाया, सिर्फ बोला, माँ जी, मैं समझता हूँ, लेकिन सेहत से बड़ी कोई खुशी नहीं होती। अगर माँ को कुछ हो जाता तो मैं क्या जवाब देता खुद को। शालिनी ने तल्ख हंसी हंसी और कहा, देखो दामाद जी, अब रिया तुम्हारी जीवन संगिनी है। उसकी हर इच्छा, हर जरूरत, हर खुशी का ख्याल रखना तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। इस तरह उसे गुस्से में अकेले टैक्सी से भेज देना किसी भी पति को शोभा नहीं देता। एक पति को अपनी पत्नी को प्राथमिकता देनी चाहिए, उसे अपनापन महसूस होना चाहिए। अर्जुन चुप रहा, उसके भीतर तूफान उठ रहा था। रिया हॉल में सोफे पर बैठी थी, आंखें लाल, मुंह फुलाया, हाथ में मोबाइल लेकिन स्क्रीन बंद। वो उठी नहीं, सिर्फ नजरें फेर लीं। अर्जुन उसके पास गया, धीरे से बोला, रिया, चलो घर चलते हैं, माँ इंतजार कर रही होंगी। रिया ने जवाब नहीं दिया। शालिनी ने बीच में कहा, रात हो गई है, आज यहीं रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। रिया का मन बहुत दुखी है। अर्जुन ने सिर हिलाया, नहीं माँ जी, माँ अकेली हैं, दवा का समय है, हमें जाना होगा। आखिरकार रिया उठी, बिना किसी को देखे बैग उठाया और बाहर निकल गई। गाड़ी में बैठते ही सन्नाटा छा गया। दिल्ली की ओर जाते हुए हाईवे पर ट्रैफिक कम था, ठंडी हवा खिड़कियों से आ रही थी। रिया ने चुप्पी तोड़ी, बड़े लाड़ भरे लहजे में बोली, अर्जुन, घर जाने से पहले मेरा कुछ ठंडा मीठा खाने का मन हो रहा है, चलो ना कहीं रुककर कुल्फी या आइसक्रीम लेते हैं। अर्जुन का मिजाज पहले से उखड़ा हुआ था। वो जल्द से जल्द घर पहुंचकर माँ की खैरियत जानना चाहता था, लेकिन उसने सोचा अगर मना किया तो रास्ते भर पुरानी बहस शुरू हो जाएगी। शांति बनाए रखने के लिए उसने एक मशहूर आइसक्रीम पार्लर के बाहर गाड़ी रोकी। दोनों अंदर गए। रिया ने चॉकलेट फ्लेवर वाली बड़ी कप ली, अर्जुन ने सादा वनीला। खाते खाते अर्जुन काउंटर पर गया और 500 ग्राम गुलाब जामुन पैक करवा लाया। रिया ने देखा तो माथे पर बल पड़ गए। अरे, ये इतना गुलाब जामुन क्यों लिया? हम तो यहाँ जी भर के खा चुके, घर पर कौन खाएगा? बेकार में पैसे बर्बाद कर रहे हो। अर्जुन ने बहुत शांत लहजे में कहा, हमने तो अपनी पसंद पूरी कर ली, लेकिन घर पर माँ हमारा इंतजार कर रही हैं। उन्हें मीठा बहुत पसंद है, सोचा उनके लिए भी ले चलूं, उन्हें अच्छा लगेगा। रिया का चेहरा तमतमा उठा, आवाज ऊंची हो गई, फिर वही, हर छोटी बड़ी बात में माँ को क्यों बीच में लाते हो? तुम्हारी ये आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्या तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ माँ ही है, पत्नी का कोई स्थान नहीं? शादी के बाद भी तुम उन्हें हर बात में घसीटते हो। अर्जुन ने गाड़ी की स्पीड धीमी की, कड़ी आवाज में बोला, रिया, ये कैसी बेतुकी और मूर्खतापूर्ण बातें कर रही हो? क्या शादी के बाद माँ को भूल जाना चाहिए? जिस औरत ने मुझे 9 महीने पेट में रखा, दूध पिलाया, रातों को जगाकर पाला, बीमार होने पर मेरी देखभाल की, उसे मैं कैसे त्याग सकता हूँ? अगर तुम्हारी सोच यही है कि पत्नी आने पर माँ को साइडलाइन कर दो, तो माफ करना, ऐसा मेरे जीते जी कभी नहीं हो सकता। मेरे जीवन में माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता। ये बात तुम्हें जितनी जल्दी समझ आ जाए, उतना ही हमारे रिश्ते के लिए अच्छा होगा। रिया चिल्लाई, तो मैं क्या हूँ, तुम्हारी नौकरानी, सेवा करने वाली? मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा सारा समय, सारा स्नेह, सारा ध्यान सिर्फ मेरा हो, किसी और को बांटना मुझे बर्दाश्त नहीं। अर्जुन ने गाड़ी सड़क किनारे रोकी, पूरी तरह मुड़कर रिया की आंखों में देखा। रिया, मुझे आज साफ साफ जवाब चाहिए। क्या विवाह के बाद एक पुरुष का अपना परिवार खत्म हो जाता है? क्या वो सिर्फ पत्नी का गुलाम बन जाता है? क्या अब माँ पराई हो जाती हैं? इस संकुचित सोच को तुम कहाँ से लाती हो? रिया ने गुस्से में गाड़ी का दरवाजा खोला और पिछली सीट पर जाकर बैठ गई। मुझे तुम्हारी ये दलीलें थक गई हैं। अब तुम शादीशुदा हो, पति हो, मेरा हक सबसे ऊपर है। मेरी मर्जी के बिना तुम अपना समय किसी और को नहीं दे सकते। अर्जुन चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। मन में दिसंबर की ठंड जैसी खामोशी छा गई। घर पहुंचते पहुंचते रात के 12 बज चुके थे। गाड़ी आंगन में रुकी। रिया ने दरवाजा खोला, पैर पटकते हुए अंदर गई और सीधे बेडरूम में जाकर दरवाजा जोर से बंद कर लिया। अर्जुन ने पहले सरिता के कमरे में जाकर देखा, माँ सो रही थीं। गुलाब जामुन मेज पर रखे। अर्जुन ने धीरे से कंबल ठीक किया और बाहर आया। रात भर नींद नहीं आई। वो बिस्तर पर करवटें बदलता रहा।
रिया की बातें, शालिनी के तंज, सरिता की कमजोर मुस्कान सब बार बार याद आ रहे थे। उसे एहसास हो रहा था कि रिश्तों की ये कड़वाहट अब और नहीं सही जा सकती। अगली सुबह वो माँ से बात करने वाला था। एक योजना बनानी थी, एक ऐसा सबक जो रिया को आईना दिखाए, बिना चोट पहुंचाए, लेकिन सच्चाई से, क्योंकि अब चुप रहना घर को बर्बाद कर देगा। दिसंबर की सुबह दिल्ली में सर्दी की चादर ओढ़े हुए थी। सूरज की पहली किरणें खिड़की के पर्दों से छनकर अर्जुन के कमरे में धीरे धीरे फैल रही थीं। हवा में ठंडक इतनी थी कि बिस्तर से उठना मुश्किल लग रहा था। अर्जुन की आंखें खुली तो रात की नींद अभी भी आंखों पर छाई हुई थी। करवटें बदलते बदलते रात गुजरी थी। बगल में रिया गहरी नींद में थी। उसकी सांसें नियमित थीं, लेकिन अर्जुन का मन अशांत था। कल की घटनाएं बार बार आंखों के सामने घूम रही थीं। सरिता का पीला चेहरा, उनके कांपते हाथ, अस्पताल की बदबू, डॉक्टर की चेतावनी, रिया का गुस्सा, शालिनी के तंज भरे शब्द और सबसे ज्यादा रिया का वो आखिरी वाक्य, मेरा हक सबसे ऊपर है। अर्जुन ने धीरे से बिस्तर छोड़ा। ठंडी फर्श पर पैर रखते ही ठिठुरन शरीर में दौड़ गई। उसने स्वेटर पहना, बाल संवारे और चुपके से कमरे से बाहर निकला। घर में सन्नाटा छाया हुआ था। हॉल में घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। सरिता का कमरा पास ही था। दरवाजा हल्का खुला था। अंदर से हल्की घंटी की आवाज आ रही थी। अर्जुन ने धीरे से दरवाजा खोला। सरिता फर्श पर आसन बिछाए बैठी थी। सामने भगवान राम की छोटी सी मूर्ति थी। माला हाथ में थी। उनकी आंखें बंद थीं। चेहरे पर शांति थी, लेकिन उम्र की रेखाएं साफ झलक रही थीं। बाल सफेद हो चुके थे, कंधे थोड़े झुके हुए थे। अर्जुन चुपचाप उनके पास बैठ गया। कुछ पल तक वो बस माँ को निहारता रहा। कल रात जब वो उन्हें बिस्तर पर लिटा रहा था, तब उनकी सांसें भारी थीं। दवा का असर अभी पूरी तरह नहीं हुआ था। अर्जुन को याद आया बचपन की वो रात जब वो खुद बुखार में था। माँ ने पूरी रात जागकर उसका माथा पोंछा था, कहानियां सुनाई थीं और सुबह होते होते बुखार उतर गया था। आज वही माँ दर्द सह रही थी और बदले में सिर्फ तिरस्कार मिल रहा था। अर्जुन की आंखें नम हो आईं। उसका गला रुंध गया। माँ ने कभी कुछ मांगा नहीं, सिर्फ दिया। और हम क्या दे रहे हैं उन्हें? पूजा खत्म हुई। सरिता ने आंखें खोली। बेटे को देखकर मुस्कुराई। अर्जुन बेटा, इतनी सुबह? रात भर नींद नहीं आई क्या? चेहरा उदास लग रहा है। अर्जुन ने माँ के हाथ थाम लिए। हाथ ठंडे थे। माँ, कल की रात याद आती रही। रिया का व्यवहार, अस्पताल, तुम्हारी हालत, सब मन में घूमता रहा। मैं सो नहीं पाया। सरिता ने धीरे से बेटे के सर पर हाथ फेरा। बेटा, छोड़ दे। बहू अभी नई नई आई है, उम्र कम है, जिद्दी है। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, मैं सह लूंगी। अर्जुन ने सिर हिलाया। नहीं माँ, अब और सहन नहीं होगा। पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका है। आप हमेशा चुप रहकर सहती आई हैं। जब पापा गए तब भी आपने अकेले घर संभाला। मेरी पढ़ाई के लिए रात रात भर जागती रहीं। मेरी शादी के बाद भी आपने रिया को अपनी बेटी समझा, लेकिन बदले में क्या मिला? ड्रामेबाज, नाटकबाज, ध्यान खींचने वाली। ये शब्द सुनते सुनते आपका दिल कितनी बार टूटा होगा। मैं देखता हूँ आपकी आंखों में दर्द छिपा रहता है। जब रिया आपको ताने मारती है तब आप चुप रह जाती हैं, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। सरिता की आंखें नम हो गईं। बेटा, मैं बुजुर्ग हूँ, बहू को समझाऊंगी। धीरे धीरे वो खुद संभल जाएगी। अर्जुन ने माँ के हाथ कसकर पकड़े। माँ, समझाने से काम नहीं चलेगा। अब उसे उसकी गलतियों का एहसास खुद कराना होगा। एक ऐसा सबक जो उसके दिल तक पहुंचे, लेकिन मारपीट या अपमान से नहीं, उसके अपने शब्दों से, उसी के तर्क से। सरिता घबराई। बेटा, क्या सोचा है तुमने? कुछ गलत तो नहीं होगा ना? अर्जुन ने धीमी आवाज में पूरी योजना बताई। माँ, आज से आप रसोई में बिल्कुल नहीं आएंगी। नाश्ता नहीं बनाएंगी, टिफिन नहीं लगाएंगी, चाय नहीं बनाएंगी। जब रिया पूछेगी तो कहिएगा, अब मेरी उम्र हो गई है, शरीर जवाब दे रहा है, अब बहू की जिम्मेदारी है। मैं आराम करूंगी, पूजा पाठ में लगी रहूंगी। अगर वो विरोध करे तो कहिएगा कि कल रात रिया ने खुद कहा था कि शादी के बाद पति पर सिर्फ पत्नी का पूरा हक है, तो अधिकार के साथ कर्तव्य भी उसी का होगा। सरिता हिचकिचाई।
बेटा, इससे बहू का मन बहुत दुखी हो जाएगा। वो नई बहू है, घर की जिम्मेदारी एकदम से उसके कंधों पर डाल दोगे तो वो टूट जाएगी। अर्जुन की आंखों में दृढ़ता थी। माँ, वो 28 साल की समझदार लड़की है, उसे पता है क्या सही है क्या गलत। अगर हम आज भी इसे बचपना कहकर टाल देंगे तो ये समस्या कभी खत्म नहीं होगी। उसके मायके वाले भी उसे गलत राह दिखा रहे हैं। अगर हमने अब नहीं रोका तो घर बर्बाद हो जाएगा। सरिता ने लंबी सांस ली। उनकी आंखों में पुरानी यादें उभर आईं। बेटा, जब तुम छोटे थे, तुम्हारे पापा गए तो मैंने अकेले तुम्हें पाला। रात भर जागती, दिन भर काम करती, कभी शिकायत नहीं की। आज भी मैं सह लूंगी, लेकिन अगर तुम कह रहे हो कि यही सही है तो मैं साथ दूंगी। अर्जुन ने माँ के हाथ माथे से लगाए। माँ, मुझे वचन दीजिए, इस पवित्र मंदिर और भगवान राम की मूर्ति के सामने, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन हो, आप योजना से पीछे नहीं हटेंगी। सरिता ने आंखें बंद की, माला हाथ में ली और भगवान की ओर देखते हुए बोली, भगवान राम की साक्षी में वचन देती हूँ, तेरी योजना जैसी होगी मैं वैसा ही करूंगी, कभी पीछे नहीं हटूंगी। अर्जुन का मन हल्का हुआ। उसने माँ को गले लगाया। धन्यवाद माँ, अब मैं रिया को जगाता हूँ। अर्जुन वापस बेडरूम में आया। रिया अभी भी सो रही थी। उसने धीरे से उसे हिलाया। रिया, उठो, आज ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग है, जल्दी उठो। रिया ने झल्लाकर आंखें खोली। अभी तो सुबह के 6:30 बजे हैं, रविवार है, सोने दो ना। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा। नहीं रिया, आज देर नहीं हो सकती। रसोई में जाकर मेरा नाश्ता तैयार करो। 2 पराठे, सब्जी, दही और टिफिन में दोपहर का खाना भी लगा दो। रिया ने आंखें मली। नाश्ता, टिफिन, ये सब क्यों? पिछले 3 महीनों से तो माँ जी ही करती हैं, वे तो रोज सुबह उठकर तुम्हारे लिए बनाती हैं। अर्जुन ने शांत लहजे में जवाब दिया। माँ ने कहा है कि अब वे रसोई का कोई काम नहीं करेंगी। उनकी उम्र हो गई है, शरीर जवाब दे रहा है। अब से मेरा नाश्ता, टिफिन, चाय सब तुम तैयार करोगी। रिया हक्की बक्की रह गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। क्या? माँ जी ने ऐसा कैसे कहा? कल तक तो वे खुशी खुशी करती थीं। जाकर उनसे पूछो ना, क्यों अचानक मना कर दिया? अर्जुन ने आंखों में आंखें डालकर कहा। रिया, इसमें पूछने वाली कोई बात नहीं है। तुम मेरी पत्नी हो, मेरी जीवन संगिनी हो। मेरा ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, माँ की नहीं। तुमने खुद कल रात कहा था कि शादी के बाद पति पर सिर्फ पत्नी का पूरा हक होता है, तो अधिकार तुम्हारा है, कर्तव्य भी तुम्हारा ही होगा। माँ ने तुम्हारी बात को बहुत गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि अब अधिकार सिर्फ तुम्हारा है तो जरूरतें भी तुम पूरी करोगी। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका सिर चकराने लगा। ये क्या मजाक है? मैं रसोई में कभी नहीं गई, मुझे तो पता भी नहीं कि क्या कैसे बनता है। अर्जुन ने कहा। तो सीख लो, अब वक्त आ गया है, मैं भूखा ऑफिस नहीं जा सकता। रिया भारी मन से उठी। आंखों में गुस्सा था, लेकिन मन के किसी कोने में एक अजीब सी जीत की खुशी भी थी। उसे लगा कि सांस हार मान चुकी हैं, अब घर पर उसका राज होगा। वो रसोई में गई, गैस जलाई, आटा गूंथने में हाथ चिपक गए। पराठे बनाने में एक जल गया, दूसरा कच्चा रह गया। सब्जी में नमक ज्यादा पड़ गया। टिफिन पैक करते वक्त हाथ कांप रहे थे। अर्जुन ने नाश्ता किया। स्वाद खराब था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शुक्रिया रिया, शाम को जल्दी आऊंगा, बाहर घूमने चलेंगे। अर्जुन ऑफिस चला गया। रिया अकेली रह गई। रसोई में बर्तन पड़े थे, हाथ में आटे के निशान थे। उसका मन भारी था, लेकिन वो सोच रही थी कि अब सास रसोई नहीं आएंगी, अर्जुन सिर्फ मेरा है। शाम को अर्जुन घर लौटा। रिया थकी हुई थी, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अर्जुन ने कहा, रिया, तुमने आज बहुत मेहनत की, चलो शाम को बाहर घूम आए। रिया खुश हो गई। दोनों तैयार होकर निकले। शहर के पार्क में घूमे, आइसक्रीम खाई। रिया को लगा कि उसकी जीत पूरी हो गई है, लेकिन अर्जुन जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। असली सबक अभी बाकी था। योजना का अगला चरण शुरू होने वाला था। दिसंबर का पहला हफ्ता बीत चुका था। दिल्ली में ठंड अब हड्डियों तक उतर आई थी। सुबह उठते ही खिड़की खोलने पर मुंह से सफेद धुआं निकलता था। ग्रीन पार्क सोसाइटी के पार्क में अब सुबह की वॉक करने वाले बहुत कम रह गए थे। लोग घर के अंदर ही रहना पसंद कर रहे थे, हीटर जलाकर, कंबल ओढ़कर, चाय की चुस्कियां लेते हुए। घर के अंदर का माहौल भी बदल चुका था।
पहले जहां सुबह की चहल पहल होती थी, सरिता की पूजा की घंटी, रसोई से पराठों की खुशबू, अर्जुन की जल्दबाजी, अब एक अजीब सा अनुशासन और सन्नाटा छा गया था। सरिता ने अपनी भूमिका पूरी तरह बदल ली थी। अब वो सुबह उठती, पूजा करती, फिर अपने कमरे में चली जाती, धार्मिक ग्रंथ पढ़ती, भजन सुनती या कभी-कभी पड़ोस की 2-3 सहेलियों के साथ सोसाइटी के बगीचे में धूप सेंकने निकल जाती। उनकी हंसी अब बाहर सुनाई देती थी, दूर से, हल्की फुल्की, लेकिन घर के अंदर नहीं। रिया से बातचीत सिर्फ जरूरी कामों तक सीमित हो गई थी। खाना क्या बनाया है? सामान खत्म तो नहीं हुआ? दूध आ गया क्या? बस इतने ही शब्द। कोई प्यार भरी बात नहीं, कोई सलाह नहीं, कोई छोटी मोटी शिकायत नहीं। सरिता अब रसोई की चौखट पर भी नहीं आती थी। रिया को शुरुआत में लगा कि ये उसकी बड़ी जीत है। सास ने हार मान ली, अब घर उसका है, अर्जुन उसका है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसे एहसास होने लगा कि ये आज़ादी नहीं, बोझ है। सुबह उठकर नाश्ता बनाना, अर्जुन का टिफिन पैक करना, घर की सफाई, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, सब कुछ अकेले। पहले जहां सरिता सब संभाल लेती थी, अब रिया को हर छोटी चीज खुद करनी पड़ रही थी। हाथों में छाले पड़ गए थे, पीठ दुखने लगी थी, लेकिन सबसे ज्यादा दुख मन को हो रहा था। घर में अब कोई नहीं था जो उससे पूछे, बेटी थक गई क्या? कुछ चाहिए? चाय पी लेगी? सरिता की मौन साधना और उनकी सहेलियों के साथ हंसी मजाक रिया को अंदर ही अंदर कचोट रहा था। उसे लगने लगा कि सास अब उसे जरूरत से ज्यादा आजाद छोड़ चुकी हैं और ये आजादी उसे अकेला कर रही थी। अर्जुन ने इस दौरान रिया को अपनी बातों के जाल में और उलझाया। वो अब पहले से ज्यादा मीठा बोलता था। शाम को घर लौटते ही कहता, रिया आज तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया, थक गई होगी ना, चलो बाहर चलते हैं। या आज ऑफिस में बहुत तनाव था, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर सब भूल गया। रिया को लगता कि अब अर्जुन पूरी तरह उसका हो गया है। सास का हस्तक्षेप खत्म हो गया है, अब उसकी हर इच्छा पूरी हो रही है। एक दोपहर रिया ने बड़े लाड से अर्जुन से कहा, अर्जुन कई दिन हो गए, मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, मन बहुत व्याकुल है, आज शाम को थोड़ी देर के लिए मायके चले? अर्जुन ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, अरे रिया, मायके तो कभी भी जा सकते हैं, उसमें क्या जल्दी है? आज मेरा मन शहर के नए मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने का है। नई मूवी आई है, रोमांटिक थ्रिलर, चलो दोनों मिलकर देखते हैं, उसके बाद बाहर ही डिनर कर लेंगे। रिया ने मिन्नतें की, नहीं अर्जुन, फिल्म तो अगले हफ्ते भी देख लेंगे, लेकिन आज मुझे पापा की बहुत चिंता हो रही है, उनकी सेहत ठीक नहीं रहती, बस एक बार देख लूं। अर्जुन ने बनावटी नाराजगी दिखाई। रिया, तुम भी कमाल करती हो, मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए इतने अच्छे प्लान बना रहा हूँ और तुम वही पुरानी बातें लेकर बैठ गई। क्या मेरे मन की खुशी तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती? अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो आज मेरे साथ फिल्म देखने जाना ही होगा। रिया ने बहुत कोशिश की, लेकिन अर्जुन नहीं माना। आखिरकार उसे हार माननी पड़ी। दोनों फिल्म देखने गए। अंधेरे थिएटर में रिया अर्जुन का हाथ थामे बैठी थी। फिल्म अच्छी थी, लेकिन उसका मन बार बार मायके की तरफ जा रहा था। फिल्म खत्म होने के बाद अर्जुन ने कहा, देखा कितना मजा आया, अब डिनर करते हैं। रिया ने हल्के से मुस्कुराकर हाँ कहा, लेकिन मन में एक खालीपन था। अगले कुछ दिनों में यही रणनीति चलती रही। जब भी रिया मायके जाने की बात करती, अर्जुन कोई न कोई लालच दे देता। कभी महंगा रेस्टोरेंट, कभी शॉपिंग, कभी लंबी ड्राइव। घर पर भी वो रिया के फोन को इतना दूर रखता कि माँ से बात करने का मौका ही नहीं मिलता। कभी कहता, फोन किनारे रखो, हम साथ हैं। कभी कहता, आज सिर्फ हम दोनों की शाम है, कोई तीसरा नहीं चाहिए। रिया को लगता कि अर्जुन अब पूरी तरह बदल गया है, वो उसका इतना ख्याल रख रहा है, अब कोई दखल नहीं। लेकिन एक शाम सब बदल गया। शाम के करीब 7 बजे अर्जुन घर लौटा। रिया थकी हुई थी, पूरे दिन घर के कामों में लगी रही थी। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, रिया, आज तुम बहुत मेहनत कर रही हो, चलो आज स्पेशल डिनर करते हैं, शहर के सबसे अच्छे होटल में। रिया की आंखें चमक उठीं। सच में? कितना अच्छा। दोनों तैयार हुए। रिया ने अपनी पसंद की लाल साड़ी पहनी। अर्जुन ने कहा, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। होटल पहुंचकर दोनों मेज पर बैठे। रिया ने हाथ धोने के लिए वॉशरूम की तरफ गई। उसी पल उसका फोन मेज पर जोर जोर से बजने लगा। स्क्रीन पर माँ का नाम चमक रहा था, शालिनी। अर्जुन ने फोन देखा
उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने कॉल रिजेक्ट किया, फिर फोन को पूरी तरह बंद कर दिया, स्विच ऑफ। फोन को वापस मेज पर ऐसे रखा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रिया वापस आई। अर्जुन ने प्यार से कहा, कितनी देर लग गई? मैं इंतजार कर रहा था। रिया मुस्कुराई और बैठ गई। खाना आने लगा। रिया ने बड़े चाव से खाना शुरू किया। उसे लग रहा था कि आज की शाम सिर्फ उसकी है। अर्जुन का व्यवहार इतना मीठा था कि वो भूल ही गई कि फोन बंद है। डिनर खत्म होने के बाद दोनों बाहर निकले। गाड़ी की तरफ जाते हुए रिया को अचानक फोन की याद आई। उसने पर्स खोला, फोन बंद था। उसने चालू किया, जैसे ही नेटवर्क आया फोन लगातार बजने लगा। स्क्रीन पर माँ के 6-7 मिस्ड कॉल। रिया घबरा गई। अरे बाप रे, माँ ने इतनी बार फोन किया, कहीं घर पर सब ठीक तो है ना? अर्जुन ने सहज भाव से कहा, अरे हाँ रिया, मैं तो बताना भूल गया। जब तुम वॉशरूम गई थी तब तुम्हारी माँ का फोन मेरे मोबाइल पर भी आया था। मैंने बात की, वे बस हालचाल पूछ रही थी। सब ठीक है, फिक्र मत करो। रिया का मन थोड़ा बेचैन था। फिर भी इतनी रात हो गई है, इतनी बार कोशिश की, एक बार बात कर लूं। उसने नंबर डायल करना शुरू किया। अर्जुन ने कोमलता से लेकिन मजबूती के साथ उसका हाथ पकड़ा, फोन छीन लिया और मेज पर रख दिया। अभी रहने दो रिया, वे सो गई होंगी, बेकार में नींद खराब होगी। आज का दिन सिर्फ हमारा है, मुझसे बात करो ना। क्या फोन मेरी बातों से ज्यादा जरूरी है? मुझे अच्छा नहीं लगता जब हमारे बीच कोई तीसरा आता है, चाहे फोन ही क्यों ना हो। रिया, जो अर्जुन के इस नए अधिकारपूर्ण प्यार में डूबी हुई थी, चुप रह गई। उसे लगा शायद अर्जुन सही कह रहा है। वो उसके पास आकर बैठ गई, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये सब एक सोची समझी चाल है, उसे अपनों से दूर करने की। अगले कुछ दिन और बीते। रिया अब फोन कम चेक करती। अर्जुन हर बार उसे रोक लेता। अभी रहने दो, हम साथ हैं, मेरा मन खराब हो जाता है, ऐसे बहाने। रिया को लगने लगा कि ये प्यार है, लेकिन अंदर ही अंदर एक खालीपन बढ़ रहा था। माँ का फोन कम आता था, पापा की तबीयत की खबर नहीं आती थी, लेकिन रिया अब इतनी उलझ चुकी थी कि वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि क्या हो रहा है। अर्जुन की योजना धीरे धीरे काम कर रही थी, नियंत्रण बढ़ रहा था और रिया बिना जाने उस जाल में और गहरे फंसती जा रही थी। घर के अंदर का माहौल भी अब पूरी तरह बदल चुका था। सरिता अब दिन का ज्यादातर समय अपने कमरे या पूजा घर में बिताती थी। कभी कभी पड़ोस की सहेलियों के साथ बगीचे में धूप सेकने निकल जाती। उनकी हंसी दूर से सुनाई देती, लेकिन घर में उनकी मौजूदगी अब सिर्फ एक छाया सी रह गई थी। रिया के साथ बातचीत न्यूनतम हो चुकी थी, जरूरी कामों के अलावा कोई संवाद नहीं। रिया अब पूरी तरह घर की जिम्मेदारियों में डूबी हुई थी। सुबह उठकर नाश्ता, टिफिन, सफाई, खाना बनाना, बर्तन मांजना। उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे, पीठ दुखने लगी थी, चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, लेकिन मन के किसी कोने में अभी भी वो जीत की खुशी महसूस करती थी। सास अब दखल नहीं देती, अर्जुन सिर्फ उसका है। अर्जुन का व्यवहार अब पहले से ज्यादा मीठा और नियंत्रणपूर्ण हो चुका था। वो शाम को घर लौटते ही रिया को सरप्राइज देता, कभी फूल, कभी चॉकलेट, कभी बाहर घूमने का प्लान। रिया को लगता कि अब उसकी हर इच्छा पूरी हो रही है, लेकिन हर बार जब वो मायके जाने की बात करती, अर्जुन कोई ना कोई बहाना बना देता। कभी फिल्म, कभी शॉपिंग, कभी दोस्तों के साथ डिनर। रिया अब इतनी उलझ चुकी थी कि वो विरोध कम कर रही थी। अर्जुन उसे फोन से भी दूर रखता। फोन किनारे रखो, हम साथ हैं, आज सिर्फ हम दोनों की शाम है। ऐसे वाक्य अब रोज सुनाई देते। रिया की माँ शालिनी के फोन अब कम आते थे। रिया खुद भी कम कॉल करती। अंदर ही अंदर एक खालीपन बढ़ रहा था, लेकिन वो उसे अनदेखा कर रही थी। रविवार की सुबह थी। ठंड के कारण रिया देर से उठी। अर्जुन पहले ही उठ चुका था। वो हॉल में बैठा अखबार पढ़ रहा था। सरिता मंदिर गई हुई थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। रिया ने सोचा शायद दूध वाला है। उसने दरवाजा खोला। सामने उसके माता पिता खड़े थे, रमेश और शालिनी। रमेश के चेहरे पर थकान थी। शालिनी के घुटनों में पुराना दर्द था, चलने में तकलीफ हो रही थी। दोनों के चेहरे पर चिंता और प्यार का मिश्रण था। रिया की आंखें भर आईं। पापा, माँ! वो दौड़कर दोनों को गले लगा लिया। आप लोग बिना बताए आ गए? कितनी दूर से? रमेश ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तेरी याद बहुत सताने लगी थी। तेरी माँ कह रही थी कि चलो एक बार देख आएं। हम दोनों बस तेरी खैरियत जानने आए हैं। शालिनी ने रिया के गाल पर हाथ फेरा।
बेटी, तू ठीक तो है ना? चेहरा थका थका लग रहा है। रिया ने आंसू पोंछे। सब ठीक है माँ, बस घर के काम ज्यादा हैं। आइए अंदर। रिया ने दोनों को हॉल में बिठाया, पानी लाई। अर्जुन, मम्मी पापा आए हैं, उसने जोर से पुकारा। अर्जुन कमरे से निकला, चेहरा गंभीर था। उसने औपचारिक तरीके से प्रणाम किया। नमस्ते पापा जी। नमस्ते माँ जी। फिर बिना कुछ और कहे सोफे पर बैठ गया और मोबाइल निकाल लिया। स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित कर लिया, मानो कोई मेहमान ही नहीं आए हों। रिया ने देखा, उसका मन थोड़ा खराब हुआ, लेकिन वो चुप रही। रमेश ने बात शुरू की। बेटा, तुम्हारी माँ कैसी हैं? सुना था उनकी तबीयत खराब थी। अर्जुन ने फोन से नजरें न उठाते हुए बस इतना कहा, हाँ ठीक है। शालिनी ने मौसम की बात की। दिल्ली में कितनी ठंड पड़ रही है ना? हमारे यहाँ भी बहुत है। अर्जुन ने सिर्फ हूँ कहा, कोई और जवाब नहीं। रिया असहज हो गई। वो अर्जुन के पास गई। अर्जुन, मम्मी पापा से बात तो करो। अर्जुन ने गर्दन सहलाई और कहा, रिया, मेरे लिए गर्म पानी ला दो, गले में खराश हो रही है। रिया ने पानी लाया। जैसे ही वो बैठने वाली थी, अर्जुन ने फिर कहा, सादा पानी से आराम नहीं मिल रहा, अदरक तुलसी वाली चाय बना दो। रिया फिर रसोई चली गई। हॉल में सन्नाटा छा गया। रमेश और शालिनी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अर्जुन फोन में मग्न था। रिया चाय लेकर आई। जैसे ही वो रख रही थी, अर्जुन ने कहा, रिया, आज मौसम बहुत अच्छा है, मेरा मन हो रहा है कि तुम्हारे हाथ के पनीर के पकौड़े खाऊं, जल्दी ऑर्डर करके बना दो। रिया ठिठक गई। उसके माता पिता हैरान थे। पकौड़े बनाने में आधा घंटा लगेगा, तब तक वे जा चुके होंगे। रिया का चेहरा उतर गया। उसने चाय मेज पर रखी और रसोई की चौखट पर खड़ी हो गई। मन में एक तूफान उठ रहा था। वो अब और नहीं सह सकती थी। चम्मच जोर से स्लैब पर पटका और गरज कर बोली, बस अर्जुन, बहुत हो गया, अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो तेज कदमों से हॉल में आई। अर्जुन के सामने खड़ी होकर चिल्लाई, क्या तुम्हें होश है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मेरे मम्मी पापा इतनी दूर से आए हैं? जब से बैठे हैं तुमने उनसे एक ढंग का वाक्य भी नहीं बोला। ऊपर से मुझे कठपुतली की तरह काम पर लगाए रख रहे हो। पानी, चाय, अब पकौड़े। तुम्हारी समस्या क्या है? अगर तुम फोन से नजरें हटाकर 5 मिनट शालीनता से बात कर लेते तो क्या तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता? रिया की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे।